प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैं उनके संपूर्ण जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। इनका वास्तविक नाम गोसाई दत्त था। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गोसाई दत्त है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को 20 मई सन 1900 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। यानी सुमित्रानंदन पंत जी का जो वास्तविक नाम है वह गोसाई दत्त है। इनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई सन 1900 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत तथा माता का नाम सरस्वती देवी था। इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत तथा माताजी का नाम सरस्वती देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सन 1905 ईस्वी से प्रारंभ हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सन 1905 ईस्वी से प्रारंभ हुई।
पिताजी ने पिताजी ने इनकी कॉपी पर इनकी कॉपी पर श्री गणेश आय नमः श्री गणेशाय नमः लिखकर स्वर व्यंजन सिखाना शुरू किया। पंत जी की जो प्रारंभिक शिक्षा शुरू होती है वह सन 1905 ईस्वी से शुरू होती है। इनके पिताजी ने इनकी कॉपी पर श्री गणेशाय लिख करके स्वर व्यंजन सिखाना शुरू किया। सन 1905 ईस्वी में ही पंत जी ने कौसानी वर्नाक्यूलर स्कूल में दाखिला लिया। सन 1905 ईस्वी में ही पंत जी ने अल्मोड़ा में ही कौसानी वर्नाक्यूलर स्कूल में दाखिला लिया। 12 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष की अवस्था में अल्मोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद पंत जी जब 12 वर्ष के होते हैं तो अल्मोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया और यहीं पर इन्होंने गोसाई दत्त से अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन रखा।
सुमित्रा अपना नाम बदलकर सुमित्रा नंदन रखा। यानी जब 12 वर्ष इनकी अवस्था हुई तो इन्होंने अल्मोड़ा गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला लिया और यहीं पर अपना नाम परिवर्तित करके सुमित्रा नंदन रखा। पंत जी की हाई स्कूल की शिक्षा वाराणसी में हुई। वाराणसी में हुई। इन्होंने जय नारायण हाई स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। वाराणसी में ही वाराणसी, इसे काशी भी बोला जाता है, वाराणसी में ही इन्होंने हिंदी संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी इत्यादि साहित्यिक भाषाओं का अध्ययन किया। पंत जी की जो हाई स्कूल की परीक्षा हुई वह जय नारायण हाई स्कूल से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद काशी में ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी इत्यादि साहित्यिक भाषाओं का अध्ययन किया। सन 1919 ईस्वी में
एमएससी की परीक्षा पास कर इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन शुरू किया। सन 1919 ईस्वी में पंत जी एमएससी की परीक्षा पास करते हैं। उसके बाद ये इलाहाबाद चले जाते हैं और वहां पर म्योर सेंट्रल कॉलेज से म्योर सेंट्रल कॉलेज में ये अध्ययन शुरू करते हैं। सन 1921 ईस्वी में सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया। एमएससी की परीक्षा पास करके जब ये म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए जाते हैं तो वहां पर सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा असहयोग आंदोलन से ये इतना प्रभावित होते हैं कि अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। उधर उधर व्यापार में घाटा लगने से व्यापार में घाटा होने से इनके परिवार में आर्थिक संकट पैदा हो गई। आर्थिक संकट पैदा हो गई। इधर ये गांधी जी से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ देते हैं, उधर परिवार में व्यापार में घाटा लगने से आर्थिक तंगी हो जाती है और इसी आर्थिक तंगी के चलते पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है।
पिता कर्जदार हो गए, जमीन जायदाद बिक गई, जमीन जायदाद जमीन जायदाद बिक गई, और पिताजी इसी शोक के कारण इसी शोक के कारण स्वर्गवासी हो गए। व्यापार में आर्थिक घाटा लगने के कारण पंत जी की जो पैतृक संपत्ति थी वह बिक जाती है, जिसका उनके पिता को गहरा सदमा लगता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। माता जी का इनके स्वर्गवास इनके जन्म से 1 डेढ़ साल बाद ही हो चुका था, और इधर व्यापार में घाटा लगता है, पैतृक संपत्ति बिक जाती है, जिससे पिता की भी मृत्यु हो जाती है। और कुछ ही दिनों बाद कुछ ही दिनों बाद बड़े भाई की भी बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। अब घर का सारा बोझ अब घर का सारा बोझ पंत जी के कंधों पर आ गया। पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ ही दिनों में इनके बड़े भाई साहब की भी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। इसके बाद परिवार का सारा दायित्व पंत जी के कंधों पर आ जाता है। आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए आर्थिक अभावों की पूर्ति के लिए पंत जी ने असगर गोंडवी की सहायता से विदेशी कहानियां
तथा उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया। जो बाद में जो बाद में मधुज्वाल नाम से प्रकाशित हुआ। यानी आर्थिक तंगी से जूझने के कारण पंत जी ने विदेशी कहानियों और उमर खयाम की रुबाइयों का हिंदी में अनुवाद किया, जो बाद में मधुज्वाल नाम से प्रकाशित होती है। उसके बाद 29 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में पंत जी की मृत्यु हो जाती है। उनतीस दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इलाहाबाद में पंत जी का स्वर्गवास हो जाता है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनको छायावाद का विष्णु इनको छायावाद का विष्णु भी
कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत जी को छायावाद का जनक माना है। इन्हें छायावाद का वर्डवर्थ भी कहते हैं। वर्ड्स वर्डवर्थ भी कहते हैं। इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है। इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत जी किस दर्शन से प्रभावित थे। तो सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। एक प्रश्न बराबर पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उसके बाद इन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है, तो छायावाद का विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक माना है। इन्हें छायावाद का वर्डवर्थ भी कहते हैं और इन्हें शब्दों का शिल्पी भी कहा जाता है। अब इनकी साहित्यिक रचनाएं देखिए। साहित्यिक परिचय,
साहित्यिक परिचय के अंतर्गत किसी भी साहित्यकार की रचनाएं आती हैं। इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि इसका जीवन परिचय किसी भी कवि या लेखक का पूछ लेता है, मान लो सुमित्रानंदन पंत का ही पूछ लिया कि सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक परिचय दीजिए, उनका साहित्य में क्या स्थान था। तो साहित्यिक परिचय के अंतर्गत किसी भी कवि या लेखक की संपूर्ण रचनाएं आती हैं। तो साहित्यिक परिचय यानी रचनाएं। पंत जी की काव्य रचनाओं का पंत जी की काव्य रचनाओं पंत जी की काव्य रचनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। नंबर 1, छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाओं में उच्छ्वास 1920 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, वीणा 1927 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी, गुंजन 1932 ईस्वी। ये पंत जी की छायावादी रचनाएं हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। इसमें पल्लव, ग्रंथि, वीणा ये आप लोगों से अधिकतर पूछी जाती है, इसलिए इनकी ये रचनाएं आप याद रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है प्रगतिवादी रचनाएं। प्रगतिवादी रचनाएं इसमें युगांत 1936 ईस्वी, युगवाणी 1939 ईस्वी, और ग्राम्या 1940 ईस्वी। प्रगतिवादी रचनाओं में युगांत, युगवाणी और ग्राम्या आती है। ये जो इनके
रचनाओं के आगे जो कोष्टक में इनके सन लिखे गए हैं, ये इनका प्रकाशन वर्ष होता है कि यह ग्राम्या जैसे 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इस तरह से जिस भी रचना के आगे सन लिखा होता है वह उस रचना का प्रकाशन वर्ष होता है। उसके बाद आता है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। तीसरा है अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी रचनाओं में स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी और युगपथ, युगपथ 1949 ईस्वी। इनकी अरविंद दर्शन से प्रभावित 3 रचनाएं हैं, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि और युगपथ। अब इनकी नव मानवतावादी रचनाएं आती हैं। चौथा है नव मानवतावादी रचनाएं। नव मानवतावादी रचनाएं। नव मानवतावादी रचनाओं में उत्तरा, अतिमा, वाणी, चिदंबरा, 1958 ईस्वी। यह बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी। लोकायतन, उन्नीस सौ 64 ईस्वी। पतझड़ एक भाव क्रांति, पतझड़ एक भाव क्रांति 1969 ईस्वी। समाधिता, समाधिता सत्यकाम 1975 ईस्वी। संक्रांति 1977 ईस्वी। मानवतावादी रचनाओं में जो चिदंबरा काव्य संग्रह है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसी संग्रह पर सुमित्रानंदन पंत को सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये हिंदी के पहले कवि हैं जिन्हें पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन। लोकायतन जो रचना है यह गांधी जी के जीवन पर आधारित है और इनकी जो अंतिम रचना है वह संक्रांति है। इस तरह से आपको चिदंबरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, संक्रांति, इन रचनाओं को याद करके रखना है कि कभी दूसरी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए या ऑब्जेक्टिव में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनमें भी इन रचनाओं को पूछा जाता है। इसलिए आप लोग सभी इन रचनाओं को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब इनका काव्य नाटक है। काव्य नाटक इन्होंने काव्य नाटक भी लिखा है। ज्योत्सना, 1934 ईस्वी, रजत शिखर, 1952 ईस्वी, शिल्पी, 1952 ईस्वी, सौवर्ण, 1956 ईस्वी, इस तरह से पंत जी ने 4 काव्य नाटकों की रचना की है। पहला है ज्योत्सना, दूसरा है रजत शिखर, तीसरा है शिल्पी और चौथा है सौवर्ण। इनका एक उपन्यास है, उपन्यास हार। इन्होंने हार नाम से एक उपन्यास लिखा है 1960 ईस्वी में और इनके कहानियों का जो संग्रह है, कहानी संग्रह, कहानी संग्रह वह है पानवाला, उस बार, दंपति, इस तरह से इनकी कहानियों का संग्रह है पानवाला, उस पार, दंपति। इनका एक आत्मकथा भी है। आत्मकथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, 60 वर्ष, 60 वर्ष एक रेखांकन। उन्नीस सौ 60 ईस्वी में यह लिखी गई है। इनकी आत्मकथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनकी आत्मकथा भी याद रखिएगा कि 60 वर्ष एक रेखांकन, ये आप लोगों से पूछा जाता है। उसके बाद इन्होंने निबंध भी लिखा है। निबंध, गद्य पथ, गद्य पथ, गद्य पथ और शिल्प दर्शन, शिल्प दर्शन। इन्होंने 2 निबंध लिखा है, गद्य पथ और शिल्प दर्शन।
यह 1955 में प्रकाशित हुआ और यह 1961 में लिखी गई है। और पंत जी ने एक पत्रिका का भी संपादन किया है, रूपाभ पत्रिका जो इन्होंने संपादन किया है उसका नाम है रूपाभ। रूपाभ पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया है। इस तरह से पंत जी की संपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का परिचय आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। पंत जी की प्रथम कविता, पंत जी की प्रथम कविता गिरजे का घंटा, प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पंत की प्रथम छायावादी रचना, पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है। उच्छ्वास है। ये जो उच्छ्वास रचना है यह पंत जी की प्रथम रचना मानी जाती है। और अंतिम छायावादी रचना, अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। गुंजन। इस तरह से पंत जी का जो प्रथम कविता है वह गिरजे का घंटा है और पंत जी की प्रथम छायावादी रचना है जो वह उच्छ्वास है और इनकी अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पंत जी की रचना, पंत जी की रचना पल्लव को, पंत जी की रचना पल्लव को छायावाद का, छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। मैनिफेस्टो कहा जाता है। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है कि किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो पंत जी की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। साथ ही इसे, साथ ही इसे प्रकृति का, प्रकृति का चित्रशाला भी कहा जाता है। अपने काव्य युगवाणी में पंत ने अपने काव्य युगवाणी
में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। युग की वीणा कहा है। अपने काव्य युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद को युग की वीणा कहा है। पंत की रचना युगांत से छायावाद का अंत माना जाता है। छायावाद का अंत माना जाता है। पंत जी ने अपने काव्य कला और बूढ़ा चांद को अपने काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद को कला और बूढ़ा चांद को रश्मिपदी काव्य कहा है। रश्मिपदी काव्य कहा है। इस काव्य संग्रह पर पंत जी को इस काव्य संग्रह पर पंत जी को इस काव्य संग्रह पर पंत जी को वर्ष 1960 ईस्वी का वर्ष 1960 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी की लोकायतन रचना पंत जी की लोकायतन रचना गांधी जी के पंत जी की लोकायतन रचना महात्मा गांधी के जीवन संघर्ष पर आधारित है। जीवन संघर्ष पर आधारित है। इस रचना पर पंत जी को इस रचना
पर पंत जी को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी को चिदंबरा काव्य संग्रह पर, पंत जी को चिदंबरा चिदंबरा काव्य संग्रह पर वर्ष 1960, पंत जी को चिदंबरा काव्य संग्रह पर वर्ष 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये हिंदी के, ये हिंदी के पहले कवि हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि हिंदी का वह पहला कौन सा कवि है जिसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सुमित्रा नंदन पंत को सन 1968 ईस्वी में उनके काव्य संग्रह चिदंबरा के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये प्रश्न आप लोगों के बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बराबर पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। वैसे ही पंत जी की जो लोकायतन रचना है यह महात्मा गांधी जी के जीवन संघर्ष पर लिखी गई है। यह रचना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कला और बूढ़ा काव्य संग्रह जो इनका है, कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह पर इन्हें वर्ष 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद लोकायतन, लोकायतन पंत जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है। यानी लोकायतन रचना पंत जी की अंतिम काव्य रचना मानी जाती है।
पंत जी का प्रिय छंद रोला है। पंत जी का प्रिय छंद रोला है। पंत जी ने अपनी भाषा को पंत जी ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा है। चित्र भाषा कहा है। इस तरह से पंत जी के संपूर्ण साहित्यिक परिचय को मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस तरह से मैंने आज आप लोगों के समक्ष सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनका साहित्यिक परिचय प्रस्तुत किया। आशा है कि आप लोग इसे पढ़कर लाभान्वित होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जानने के लिए, उनकी संपूर्ण रचनाओं के अध्ययन के लिए आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।